नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज करेंगे शुरुआत उस खबर से जो थोड़ा डराती तो है, पर साथ ही कई सवाल उठाती भी है। खबर है कि केरल में कोरोना के बेकाबू कोहराम से जुड़ी। एक तरफ तो देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन केरल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आज जो आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के आधे से ज्यादा मामले अकेले केरल से ही आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में करीब 43,000 नए कोरोना के मामले मिले हैं और इनमें 22,000 से ज्यादा अकेले केरल से ही हैं। कुछ दिन पहले केरल में कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही थी, लेकिन तब राज्य की पिनराई विजयन सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में कई छूटों का ऐलान किया था, और ये जिसमें बकरीद के मौके पर बाजार और दुकानें खोलने का फैसला भी शामिल है, जहां 3 दिन सभी बाजारों को खोल दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जब सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने ये कहा था कि लोगों की आजीविका पर आघात हो रहा है, इसीलिए हम पर प्रेशर बना है और इसीलिए हमें दुकानें खोलनी पड़ेंगी। और उस वक्त राज्य में कोरोना के पॉजिटिविटी की जो दर थी वो 10% थी। बकरीद पर छूट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर कोरोना से राज्य के हालात बिगड़े तो वो राज्य सरकार से नरमी नहीं बरतेगी। और बकरीद के कुछ दिन बाद आलम यह है कि राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और देश के आधे से ज्यादा नए मरीज केरल से ही सामने आए हैं। कोरोना के ताजा आंकड़ों ने केरल सरकार के उस फैसले पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आपको यह बता दें कि देश में आधे से ज्यादा कोरोना के मामले केरल से आए हैं। केरल सरकार वो अकेली सरकार भारत में है जिसने एक नहीं, 2 बार नहीं, पर 3 बार ये ऐलान किया है कि उन्होंने कोरोना पर काबू पा लिया है। दूसरी बात, जब बकरीद के लिए छूट दी गई थी तब केरल में पॉजिटिविटी का दर 10% था, और वही कावड़ यात्रा पर जब प्रतिबंध लगाया गया तब उत्तर प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी का दर 1% था। नीतू रघुकुमार त्रिवेंद्रम से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। नीतू, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर केरल ने कोरोना पर काबू नहीं पाया है तो फिर ये रिलैक्सेशन क्यों दी गई, और इस रिलैक्सेशन की वजह से क्या संक्रमण का दर ज्यादा हो गया? हैव द पॉजिटिविटी रेट एंड द रेट ऑफ केसेस गॉन अप बिकॉज ऑफ बकरीद रिलैक्सेशंस? तो केरला राज्य सरकार की कहना यह है कि सीरो प्रेवलेंस सर्वे के मुताबिक अभी 50% से ज्यादा ससेप्टेबल केसेस पॉपुलेशन है केरला में। और अगर राज्य में देखा जाए तो सिर्फ 30% ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। तो इनका कहना यह है कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से केसेस भी बढ़ रहा है, और इनका पहले से भी इनका यही स्ट्रैटेजी था कि केसेस हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी की थ्रेशोल्ड के अबाव ना होने की थी इनकी स्ट्रैटेजी। तो यही कह रहा है कि राज्य सरकार ने कि आप कह रहे तो नीतू, आप ये कह रही हैं केरल सरकार का कहना है कि कम से कम 50% ऐसी पॉपुलेशन है अभी वहां जहां को अभी तक संक्रमण हुआ ही नहीं है, तो केसेस के दर बढ़ सकते हैं। वहीं केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी नेता डॉक्टर संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर केरल सरकार के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। संबित पात्रा ने लिखा है कि देश में कोरोना के कल मामलों का 50% हिस्सा केरल से है। ईद पर दी गई छूट का शुक्रिया, लेकिन हमेशा की तरह सवाल सिर्फ कुंभ या कावड़ पर उठाए जाएंगे। क्या यही केरल मॉडल है? बीजेपी के आईटी सेल के चीफ और नेता बीजेपी के अमित मालवीय हमारे साथ फोन पर हैं। अमित मालवीय, नमस्ते। मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। आपने भी ट्वीट कर यही पूछा है कि बड़े कोरोना के जो बड़े हैं, इसलिए आपने भी पिनराई विजयन के कई फैसलों पर आपने भी सवाल उठाए हैं।
देखिए आनंद, पिछले कई महीनों से बार बार हम केरला मॉडल का जिक्र सुनते आए हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के 70% से ज्यादा केसेस सिर्फ और सिर्फ केरला से आ रहे हैं। केरला में इन केसेस में बहुत तेजी से वृद्धि देखी गई जब ईद पर 3 दिन की छूट दी गई, जहां पर लोग खुले तौर पर बाजारों में घूम रहे थे, बकरीद के लिए जो भी खरीदारी थी वो कर रहे थे। उसी वक्त उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा चल रही थी और लोग बाहर ना आए, इस पे प्रतिबंध लगे, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट तक ने कही। लेकिन केरला सरकार ने तुष्टीकरण के चलते हुए ऐसा नहीं किया और आज स्थिति ये है कि मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट, जो मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक दिन में 4000 से अधिक केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप बाहर निकलते हैं उसके कुछ दिनों बाद ये संक्रमण बढ़ना शुरू होता है और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि ये जो बढ़ोतरी है ये बकरीद पर दी हुई छूट की वजह से। तो सवाल स्वाभाविक है कि क्या लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है या तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा जरूरी है? पिनराई विजयन को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। पर अमित, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिनराई विजयन और केरल सरकार का कहना है कि भाई हमारे यहाँ तो अभी तक 50% जो पॉपुलेशन है उसको तो संक्रमण हुआ ही नहीं है, तो कभी ना कभी उन्हें संक्रमण होगा और इसलिए तो केसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था उसमें तो कहा था कि लोगों की आजीविका का प्रेशर है, लोगों ने कई सारी खरीदारी की है और दुकानदारों की तरफ से प्रेशर बन रहा है क्योंकि फिर उनकी आजीविका पर बहुत बड़ा आघात होगा। देखिए आनंद, ये कहना कि 50% आबादी को संक्रमण नहीं हुआ इसलिए कहीं ना कहीं तो संक्रमण होगा। अगर आप इसी बात को हिंदुस्तान और देश भर के स्थिति में देखें तो हमारी 135 करोड़ की आबादी है, उसमें कुछ लाख लोगों को ही संक्रमण हुआ है, तो फिर हमें संक्रमण को बढ़ने देना चाहिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अगर इस प्रकार की बेतुकी बात केरल के मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो समझ में आता है कि उनके प्रशासन पे कितना कंट्रोल है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर लोगों की जीविका का सवाल है तो क्या बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए आजीविका को सुरक्षित रखा जा सकेगा या फिर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, प्रोटोकॉल्स लगाए जाने चाहिए, लोकलाइज्ड कंटेनमेंट जोन बनाने चाहिए? आपने तो खुली छूट दे दी थी बकरीद में कि हर आदमी बाहर आए, खरीदारी करे, नमाज पढ़े, मस्जिदों में जाए, तो संक्रमण कैसे रुकेगा ऐसे? आप अगर सरकार में बैठे तो आपका कोई दायित्व बनता है कि नहीं? लोगों की आजीविका और स्वास्थ्य के बीच में जो बैलेंस आपको मेंटेन करना है वो करना पड़ेगा कि नहीं? उत्तर प्रदेश 22 करोड़ का प्रदेश है और 100 से कम संक्रमण के मामले वहां पर सामने आ रहे हैं। केरल इतना छोटा राज्य होने के बावजूद 70% केसेस हिंदुस्तान के आज केरल से आ रहे हैं, तो कौन सा मुख्यमंत्री नकारा है? पिनराई विजयन या अन्य जो मुख्यमंत्री देश में अपने अपने प्रदेशों में कोविड संक्रमण को रोकने में सफल हुए हैं? तो पर कावड़ पर तो सुओ मोटो संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। केरल पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई अगर कंप्लेंट करेगा तो फिर हम आपके खिलाफ सख्ती करेंगे। नहीं, सख्ती क्या करेंगे? अब तो जो होना तो हो चुका है, लोग बकरीद पे निकल चुके हैं, बाहर संक्रमण फैल चुका है। अगर कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस कावड़ यात्रा पे लिया तो उनको बकरीद पे भी लेना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार से एक कंसिस्टेंट व्यू कोर्ट भी इन विषयों पर रखेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लेकिन अगर बाजार खुले हैं तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं खुले हैं, ये भी आर्गुमेंट है, हर किसी के लिए खुले हैं। लोग जब अगर संक्रमण का दौर है, अगर 20,000 22,000 केसेस हैं तो हर वर्ग, समाज के हर वर्ग से लोग हैं जो कि पेशेंट्स हैं। तो क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को लेकर, एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष को लेकर तुष्टीकरण का आरोप लगाना सही है अमित जी? अगर आपकी बात में तर्क है तो फिर क्यों बार बार ये कहा गया कि कुंभ की वजह से पूरे देश में संक्रमण हुआ, जबकि आंकड़े जब सामने आए तो पता चला कि कुंभ की वजह से नहीं, फार्मर प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसकी वजह से, और केरल और महाराष्ट्र में जो नए स्ट्रैंड निकले थे उसकी वजह से सेकेंड वेव आई। कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि जब कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्योहार होता है, किसी समुदाय विशेष का होता है, तो स्वाभाविक रूप से लोग बाहर आते हैं। अगर आप तस्वीरें देखें तो मस्जिदों में हजारों लोग एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। यहाँ पे एक साथ हजारों लोग निकलेंगे, वहां पे संक्रमण फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ये नमाज घरों में भी पढ़ी जा सकती थी, लेकिन सरकार ने क्योंकि सख्ती नहीं करी इसलिए सब लोग बाहर आ गए।
अगर खरीदारी करने आना था और अगर सरकार प्रतिबंध लगाती तो शायद एक परिवार से एक ही आदमी आता। यहाँ तो पूरा परिवार का परिवार ही बाहर निकल पड़ा। तो अगर आप सख्ती ना करें, आप प्रतिबंध ना लगाएं, आप सरकार में रहने का अपना दायित्व पूरा ना करें और तुष्टीकरण के चलते लोगों को खुली छूट देते, तो जिस प्रकार के हम आंकड़े आज केरल में देख रहे हैं उसी प्रकार के आंकड़े आगे भी आने वाले दिनों में केरल से आते रहेंगे। जी, अमित मालवीय हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो बीजेपी का तर्क ये है नीतू कि स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि देखिए 50% तो अभी सेरो सर्वेलेंस में 50% ही है, अभी तो जनता बाकी है, क्योंकि देश में अगर आप देखें टोटल केस लोड है देश में 3 करोड़ तक का भी नहीं है, जबकि देश की आबादी 138 करोड़ की है। तो उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि तो क्या देश भर में कोरोना फैलने दें? नीतू, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस। तो ये जो सेरो सर्वेलेंस का आर्ग्यूमेंट है, इस पर बीजेपी कह रहा है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा आप आर्ग्यूमेंट दे नहीं सकते। अगर 50% पॉपुलेशन को संक्रमण नहीं हुआ है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में भी तो संक्रमण का दर जो है 3 करोड़ का है, आबादी 138 करोड़ की है। तो कम से कम 130 करोड़ 135 132 करोड़ की जनता है जिनको अभी तक संक्रमण हुआ नहीं है, तो क्या कोविड फैलने दिया जाए? ये सरकार का जो आर्ग्यूमेंट है वो थोड़ा फ्लॉड लग रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है। No, according to the sero prevalence survey, in India, only about 66% has already either got the disease or have got vaccinated. They have the antibodies. So only about 33, there are only about 33% that is still susceptible to the virus if you look at the entire country. Whereas in Kerala, what they are saying is that if you look at the survey by ICMR itself, about 57% of people are still susceptible. So that is why they are saying that they are requesting for more vaccination so that the people can be vaccinated more. Even today, at least in 2 to 3 districts, they had to stop vaccination because of the lack of vaccines. So this is something which the state has been asking. Now, as far as the politics of this is concerned, today we have not got a reaction from the government. The state assembly session is still in progress. But what the government has been saying is that the relaxations were only for shops. No mass gatherings have been allowed. Temples. पर जो तस्वीरें निकल के आई है नीतू जी जो तस्वीरें निकल के आई हैं वो तस्वीरें कुछ अलग बयां कर रही हैं, और जो आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े ये कह रहे हैं कि आपने 17, 18, 19, 20 को जो छूट दी उसकी वजह से अब आप देखिए 27, 28, 29, 30 को अब आप देखिए किस तरह से संक्रमण का दर फैल गया है और नंबर कितने बढ़ गए। उस वक्त 13,000 केसेस थे, आज 22,000 हैं। तो कोरिलेशन तो सीधा वही बनता है, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर केसेस बढ़ गए, संक्रमण का दर बढ़ा क्योंकि आपने छूट दी है, तो जिम्मेदारी आपकी है और प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है, किसी की भी। अंत में तो आप सरकार को ही ब्लेम करेंगे ना, तो पिनराई विजयन को और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ही इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। नीतू जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं, धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। लेकिन वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जयेश ने भी केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। के तमाम जो राज्य हैं उनमें से केरल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई केसेस में। आप मानते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जो ढिलाई दी गई है और लापरवाही हुई है राज्य सरकार की तरफ से? और दूसरी बात यह है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं ये तीसरे लहर की आहट आप मानते हैं? केसेस जो बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग अचानक सेकंड वेव में देखा गया था, सेकंड वेव में भी अचानक वृद्धि हो गई थी, तो हम थर्ड वेव का एंटिसिपेशन करनी चाहिए। और थर्ड वेव का इमीडिएटली रिस्पॉन्स यही होगा कि ये चारों चीज के ऊपर ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, और सभी स्टेट्स ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बड़ी खबर अब बंगाल से और ममता बनर्जी से जुड़ी हुई आ रही है। एक और दिल्ली दौरे पर पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हैं। वहीं आज संसद भवन में राहुल गांधी की अगुवाई में हुई विपक्ष की बैठक में तृणमूल कांग्रेस सांसद नजर ही नहीं आए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसके लिए ममता बनर्जी के साथ अहम बैठक का हवाला दिया। तो कैसे होंगे एकजुट? 5 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात शाम 4:30 बजे सोनिया गांधी के आवास पर हो सकती है। इसके अलावा ममता बनर्जी शाम 6 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी की इस कवायद को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
माना जा रहा है कि 2024 की लोकसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी एंटी बीजेपी फ्रंट तैयार करने की कोशिशों में जुटी हैं। दौरे के पहले दिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा उनकी कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, कमलनाथ और अभिषेक मनु सिंघवी जी से भी हुई। तो एक तरफ ममता बनर्जी ने कल मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने प्रदेश के लिए और ज्यादा वैक्सीन की मांग की है। दूसरी तरफ आज जो है वो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी जी से भी मिलेंगी। आज सुबह जो राहुल गांधी की अगुवाई में और विपक्ष की मीटिंग थी, उसमें तृणमूल कांग्रेस के जो एमपीज थे वो नदारद थे। उन्होंने हवाला इस बैठक का दिया कि एक अहम बैठक ममता बनर्जी ने बुलाया, जिसकी वजह से उन्हें वहां जाना पड़ा। अब वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर हमारे साथ बात करने के लिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी हैं। सर, ये यात्रा पॉलिटिकल अपोजिशन रीअलाइनमेंट के लिए है, विपक्षी एकता को एकजुट कर रही है। देखिए, इस प्रकार प्रयास आज नहीं है, 50 साल से हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी जब सत्ता में होती थी, उनकी तरफ से इसकी पहल होती थी। कभी कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस के छोड़ करके इस प्रकार करने का बहुत प्रयास, सरकसिंह सिंह सुरजीत जैसा नेता थे, प्रयास करते थे, लेकिन उसका नतीजा सबको मालूम है। आज भाजपा सत्ता में, इसे उसके अगेंस्ट में जुटबद्ध होंगे स्वाभाविक, लेकिन वो भी निर्णय नहीं कर पाते कांग्रेस को ले कि नहीं ले। आज परिस्थिति के कारण वही सब पार्टी इतना हंसिए पर आ गए हैं, अस्तित्व संकट से जूझ रहे हैं। बहुत सारे पार्टियों के प्रतिनिधि लोकसभा तक नहीं पहुंचे, और पिछले 19 साल में भी एक बार प्रयास ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, उसका रिजल्ट सबको मालूम है। इसलिए होना कुछ नहीं है, थोड़ा सा लोगों को दिखाने का हम अभी जिंदा हैं, अस्तित्व में। और ममता बनर्जी चारों तरफ संकट से घिर रही है। प्रशासनिक जो उनकी अयोग्यता वो साबित हो रही है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, लोकतंत्र नहीं है, इकाई चुनाव नहीं हो रही है। इस प्रकार परिस्थिति में और लोगों को, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उनको पैसा नहीं है, ये सारी बातों को लेकर वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए और खुद हार चुकी है चुनाव और पीछे के दरवाजे से मुख्यमंत्री बन के बैठी है, और इसीलिए उसका भी जल्दी बायो इलेक्शन हो, इसके लिए वो गुहार लगा रहे हैं। नीरज कुमार दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नीरज, कांग्रेस का पक्ष तो साफ है, यही बात पी चिदम्बरम ने कही, यही बात कमलनाथ ने कही, यही बात आनंद शर्मा ने कही कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को टक्कर देने और मादा रखने वाली एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल आनंद, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियों को ये लगता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बाकी विपक्षी छत्रपों के सहयोग के बिना हरा नहीं पाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़ दे, जो चुनाव 2018 में हुए थे, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था, लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस 2014 के बाद से ही पंजाब को अगर छोड़ दे तो बहुत अच्छा नहीं कर सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, ममता बनर्जी ने ये तो जरूर कहा कि विपक्षी पार्टियों को अभी से प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा 2018 में जब ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, तब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी, लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था, और तमाम विपक्षी छत्रप और ममता बनर्जी की भी ये कोशिश थी कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो। और ममता बनर्जी बार बार ये कहती रही है कि जो जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़े, पहले बीजेपी को हराए और बाद में ये तय करे कि चेहरा कौन होगा। दूसरी बात, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद होगा, ममता बनर्जी की ताकत कम हुई थी लोकसभा में, जी, भारतीय जनता लेकिन पार्टी। सवाल यही होता है नीरज कि अगर सारे क्षेत्रीय छत्रप ये कहने लगे कि लोकसभा के चुनाव में हर कोई एकजुट होकर क्षेत्रीय छत्रप को बैक करे, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र में एनसीपी, तो कांग्रेस कहां पे लड़ेगी? कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? यही तो सवाल सबका है कि सारे छत्रपों को कांग्रेस की मदद करनी चाहिए कि कांग्रेस को सभी छत्रपों की मदद करनी चाहिए? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पूरी बात नहीं कर पाया था आनंद। 2019 में जब ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आई थी, तब सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि टीएमसी ने अपनी रणनीति को बदल दिया था। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या में इजाफे के बाद अब जबकि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत हुई है और 2 साल बाद ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचे, आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। 7 महादेव रोड, सुखेंदु शेखर राय जो कि टीएमसी के सांसद है। नीरज, अभी तृणमूल से हटकर जरा विपक्ष की बात करेंगे। राहुल गांधी की अगुवाई में जो मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद बारिश हो रही है दिल्ली में, लेकिन सारे विपक्ष के कई सारे एमपी सांसद हैं
जो राहुल गांधी की अगुवाई में आगे आए हैं, ये मार्च भी करेंगे और लग रहा है कि मीडिया को संबोधित भी करेंगे। ये तस्वीरें अभी जुड़ रही हैं, इस वक्त जो है लाइव तस्वीरें आ रही हैं। विपक्ष के कई नेता हैं, वहां बीच में राहुल गांधी खड़े हैं, कनिमोड़ी खड़ी हैं और कई अन्य विपक्ष के नेता भी खड़े हैं इस वक्त वहां पर। और लग रहा है कि मीडिया को संबोधित किया जाएगा। राहुल गांधी कुछ कहने वाले हैं। भैया थोड़ा साइड में हो जाइए। दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम लोगों को जैसा पता है कि पिछले हफ्ते से आज तक लगातार जो दोनों सदन में एडजस्टमेंट हो रहे हैं, हमारे कुछ मुद्दों को लेके जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं, उस चीज को आपके सामने अपनी बात रखने के लिए पेगासस जासूसी मुद्दे और किसानों के मसले पर संसद में विपक्ष के दल इकट्ठा हुए और मार्च करते हुए विजय चौक तक आ रहे हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से संसद के अंदर से जो विपक्षी दल हैं, वो राहुल गांधी भी उसमें शामिल हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तमाम नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे। पेगासस के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से संसद नहीं चल पा रही है और उस मसले को लेकर के लगातार जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग कर रही है। साथ ही साथ कृषि कानूनों को वापस लेने का भी विपक्ष लगातार उसके लिए प्रदर्शन कर रहा है, धरना कर रहा है और मांग कर रहा है। तो अब इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कांग्रेस सहित तमाम जो दल हैं, लगभग 14 पॉलिटिकल पार्टियां हैं विपक्ष की, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं और इसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। सिंह की वो रिपोर्ट थोड़ी देर पहले। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रहा है, राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं, कनिमोड़ी उनके साथ खड़ी हैं, वहां पर मनोज झा भी दिख रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, कई सारे वरिष्ठ नेता और सांसद जो हैं विपक्ष के, पीछे वहां संजय राउत भी दिख रहे हैं। अब इस क्या इन्होंने फैसला लिया है, क्या बात होगी, आइए जरा सुनते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। नमस्कार। यहाँ पे आज बालू जी यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं प्लीज, और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ।
तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। यह जो हथियार है यह हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से यह पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए। नहीं, जो आपने बात कही है, नहीं, 2-3 लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही है, सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं पेगासस पे, तो सदन चलेगा क्या? इसे आखिर बीच करा सके कि आप नहीं। देखिए, आइडिया क्या है? आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को यह समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है। क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं है, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं है, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल सर, देखिए सरकार के जो मंत्री हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात होगी? देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल, क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना? और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहां कहां लगा। एक आपके संदर्भ में मैं कहूँ, राहुल जी ने बात कही उसके बाद, ये आईटी मिनिस्ट्री का मसला ही नहीं है और खुद इट इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी, कंसर्न्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और जिस व्यक्ति का खुद का नाम आया है, खुद का नाम जासूसी हुई है, जाहिर तौर पर वो क्या स्टेटमेंट हैज टू सिट थ्रू द डिस्कशन। आई थिंक 2 minutes, यू नो। मंत्री कह रहे हैं उसके बाद बोलेंगे। I would like one thing. See, I think it is important. There are many people here. And I think it is important that you have a sample of their voices. So I think let us start with DMK. So, बोलो, चलो। थैंक यू। आज सर्वाधिक केस आए हैं। आज राज्य में 22,000 केस आए हैं। इससे पहले जून 6 को तमिलनाडु में 20,421 केस थे। उसके बाद किसी भी राज्य में अगर सर्वाधिक केसेस आए हैं जून 6 के बाद तो वो केरल राज्य है। केरल में भी मई 29 के बाद ये सर्वाधिक केस है। इससे पहले केरल में भी विषय कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा था,
मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गलती केरल सरकार से हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज पूरे हिंदुस्तान का सर्वाधिक केस केरल से निकल रहा है। विगत 4 हफ्तों में, इन द लास्ट 4 वीक्स, द केस लोड इन केरला इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। विगत 4 हफ्तों में जो केस लोड कोरोना का है केरल में, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना का केरल में, वो आज बढ़ करके 12.35% हो गया है। यह अपने आप में चिंता का विषय है। आज केरल में इन 22,000 सिंगल डे केस को ऐड करके अगर हम देखें, इसका योग करके हम देखें, तो कुल मिलाकर जो केस संख्या केरल में है वो 33 लाख है। 33 लाख पीपल इन केरला टुडे हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना, including the 22,000 people who have tested positive yesterday. बंधुगण, ये देश का दूसरा राज्य बनता है महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र में 62 लाख लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है और केरल में 33 लाख हैं। तो स्वाभाविक रूप से चाहे महाराष्ट्र हो चाहे केरल हो, ये चिंता का विषय है कि जब देश सेकेंड वेव से उभरा है और थर्ड वेव कैसा नहीं आए, हाउ टू प्रिवेंट थर्ड वेव, इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह चिंता का विषय है। ऐसे में व्हाट इज द केयरलेसनेस ऑफ द केरल गवर्नमेंट दैट वी सी सच काइंड ऑफ केस लोड राइज? क्या गड़बड़ी हुई है केरल में, यह जानना पड़ेगा। आपको पता होगा कि बीच में कांवड़ यात्रा के समय एक बहुत बड़ी चर्चा देश के मीडिया में और देश के राजनीतिक हलकों में हुई थी, और यह चर्चा थी कि कांवड़ यात्रा को बंद करना चाहिए। देखिए, बहुत ही दायित्ववान बनते हुए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी डायरेक्ट द केरला गवर्नमेंट टू गिव हीड टू आर्टिकल 21, रीड विद आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉलो आवर ऑर्डर्स गिवन इन द कांवड़ यात्रा केस। कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। ये तुष्टीकरण, आप सोचिए किस हद तक हमारे राजनेताओं को क्या क्या करा सकता है। मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए कि आज कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बीजेपी को छोड़कर जो केरल के इस परिस्थिति पर चिंता व्यक्त करे और जो केरल को और हमारे तथाकथित लिबरल पॉलिटिशियंस को, जो तुष्टीकरण की आड़ पर अपने आप को लिबरल कहते हैं, उनको आईना दिखाने का काम करे। मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया का, जिन्होंने इस विषय को आज अखबार के माध्यम से और आज न्यूज के माध्यम से उठाया है और हमें जागरूक करने का काम किया है। ठीक उसी प्रकार आप राजस्थान में देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान में उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, वो कल अपना जन्मदिन मनाते हुए इंदौर के ऑडिटोरियम में, इंदौर शहर के ऑडिटोरियम, एक इंडोर ऑडिटोरियम है राजस्थान में, तो उस इंडोर ऑडिटोरियम में वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और सैकड़ों लोगों को उन्होंने उसमें हाजिर किया है। अभी यह भी मीडिया में चल रहा है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल राजस्थान में हो सकता है। तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि हमारे पास ज्यादा लोग हैं, यह दिखाने के लिए रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को कहीं ना कहीं वो खतरे में डाल रहे हैं कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटा करके। स्कूल कॉलेजेस राजस्थान में बंद है, किंतु आप देखिए राजस्थान में खुद स्वास्थ्य मंत्री और उनकी सरकार लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। और वैसे में आज राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के नेता जब सवाल पूछने संसद के पटल को छोड़ करके संसद के बाहर आते हैं और सवाल पूछते हैं, तो इन सवालों का जवाब
जनता भी देना चाहती है और हम भी चाहते हैं इन सवालों का जवाब राहुल गांधी को दिया जाए। राहुल जी, आपने कहा कि आज पूरा विपक्ष जो है वो पूरा विपक्ष आज एक हो गया है और एक होकर ये कुछ सवाल पूछ रहा है। राहुल जी, ये तथाकथित विपक्ष एक कब नहीं था? आज ममता जी भी चाय पी रही हैं सोनिया गांधी जी के साथ, आप कह रहे हैं कि हम सब एक हो गए। आप याद करिए 2018 में कर्नाटक में किस प्रकार ये तमाम विपक्ष के नेता एक दूसरे के हाथ पकड़ करके मंच पर मौजूद थे। ममता जी, मायावती जी, सोनिया जी, ये सारे लोग मंच पे मौजूद थे और कह रहे थे हम तमाम नेता एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हम मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। क्या नतीजा हुआ? क्या नतीजा हुआ? जनता जनार्दन है। राहुल गांधी, अखिलेश जी एक साथ साइकिल में बैठे थे, दो अच्छे लड़के यूपी के निकले थे साइकिल पे। क्या नतीजा हुआ उस साइकिल यात्रा का? क्या नतीजा हुआ इन सबके गठबंधनों का? कुछ नतीजा नहीं निकला। 2019 के लोकसभा से पहले भी कलकत्ता के अंदर किस प्रकार ये तमाम नेता पुनः एक बार एक हो गए थे कि हम विपक्षी लोग सब एक हो गए। क्या चाहते हैं ये जो विपक्ष है जिनको आज आप देख रहे थे, ये क्या चाहते हैं? ये इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है अपने परिवार को बचाने की। बस आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाती सड़कें बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे दो बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी घर में बैठ के ये चिंता करते होंगे कि फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देनी है? बिल्कुल नहीं। राहुल और प्रियंका कैसे राजनीतिक रूप से सेटल हो जाए, इनकी एक ही चिंता है। नरेंद्र मोदी जी जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनकी एक ही चिंता है हिंदुस्तान को विकास के पथ पे सेटल करना है। इसीलिए जनता जनार्दन आपके इस विपक्ष के एक होने के नाटक को सब समझती है, अच्छे तरह से समझती है। दूसरा प्रश्न राहुल जी ने उठाया कि हमारी आवाज को पार्लियामेंट में दबाया जा रहा है। राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है? ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है, सब कुछ टीवी पे आता है। कौन दबा रहा है आवाज को? मैं जनता से पूछता हूं, मैं भी साधारण व्यक्ति हूं। आप बताइए, ये कोविड के समय जब दूसरी लहर चल रही थी, जिस समय कई लोग अपना दम तोड़ रहे थे, ये सारे कांग्रेस के नेता ये क्या कह रहे थे? राहुल जी क्या कह रहे थे? अभी बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ, अभी हम कोरोना के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोरोना, वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोविड। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं, एक दिन कोविड के ऊपर कोई चर्चा नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं आप तीक्ष्ण सवाल पूछिए, कठिन सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, यही लोकतंत्र है, तो आप सवाल पूछते नहीं है कोरोना पे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मीटिंग रखवाते हैं कि सभी पार्टी के लोग, सभी दल के लोग आए, हम एकजुट होकर बैठेंगे, तीसरी लहर में किस प्रकार लड़ाई लड़नी है, हर जिले में कैसे एक ऑक्सीजन प्लांट खुलना है, उस पर हम चर्चा करेंगे, तो ये कांग्रेस वाले नदारत रहते हैं। उस समय वो दिखते नहीं है, वो उस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। जनता जनार्दन सब देख रही है राहुल गांधी। हजार से ज्यादा एक्टिव केस हैं। बचपन का प्यार गाना गाने वाले बच्चे सहदेव कुमार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने सामने सहदेव से बचपन का प्यार गाने को कहा, जिसका वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इस समय बीएसएफ के डीजी के पद पर तैनात हैं, जो पहले सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सूरत के कमिश्नर रहते हुए राकेश अस्थाना ने आसाराम बापू मामले में भी जांच की थी। अस्थाना की ही निगरानी में सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच शुरू हुई थी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर दिल्ली में यूपी के बीजेपी सांसदों की आज से बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। ये बैठक आज और कल यानी 28 और 29 जुलाई को होगी। आज ब्रिज, पश्चिम और कानपुर और 29 को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उनके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि पिछले 3 सालों में 45 हाथियों की मौत हुई, जबकि हाथियों के हमले में 204 लोग मारे गए। इन 3 सालों में राज्य के कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर और जशपुर में हाथियों के हमले सबसे ज्यादा हुए। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कई रणनीति बनाई है। खबर है कि विपक्ष पेगासस जासूसी केस को सदन में जोर शोर से उठाएगा। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव देने का भी फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आज इस मुद्दे पर सदन में सक्रिय भूमिका में रहेंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके पास से चोरी की 8 गाड़ियां मिली हैं। इसके अलावा उसके पास से 8 लाख रुपए का सामान भी बरामद हुआ। बताया गया कि आरोपी नवी मुंबई और मुंबई में गाड़ियों की चोरी करता था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर 1 बजे टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद वो शाम करीब 4:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से और शाम करीब 6 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार ने इम्फाल पहुंचने पर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र भी सौंपा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को आगे बढ़ने के उतने मौके नहीं देता जितनी उनकी पार्टी देती है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने The way you had torn the ordinance of Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister. उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऑर्डिनेंस को आपने जिस प्रकार फाड़ करके कागज को उड़ाया था ना, ठीक उसी प्रकार आपसे सीखकर आज कुछ आपके अनुयायी मंत्रियों के कागजों को संविधान के सबसे बड़े मंदिर के पटल पर फाड़ कर फेंक रहे हैं। ये जिम्मेदारी नहीं है। दिस इज इररेस्पॉन्सिबिलिटी। बट बाय द वे, राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर ट्रैवल टुगेदर। राहुल मीन्स इररेस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल का अर्थ ही इररेस्पॉन्सिबिलिटी है। बंधुगण, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर विषय पर अगर कहीं चर्चा होनी चाहिए, सख्त से सख्त अगर सवाल कहीं पूछना चाहिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट डे बताया, पहले दिन में सत्र में बताया कि पार्लियामेंट में होना चाहिए। पार्लियामेंट ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर दिल्ली में यूपी के बीजेपी सांसदों की आज से बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। ये बैठक आज और कल यानी 28 और 29 जुलाई को होगी। आज ब्रिज, पश्चिम और कानपुर और 29 को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उनके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि पिछले 3 सालों में 45 हाथियों की मौत हुई, जबकि हाथियों के हमले में 204 लोग मारे गए। इन 3 सालों में राज्य के कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर और जशपुर में हाथियों के हमले सबसे ज्यादा हुए। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कई रणनीति बनाई है। खबर है कि विपक्ष पेगासस जासूसी केस को सदन में जोर शोर से उठाएगा। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव देने का भी फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आज इस मुद्दे पर सदन में सक्रिय भूमिका में रहेंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके पास से चोरी की 8 गाड़ियां मिली हैं। इसके अलावा उसके पास से 8 लाख रुपए का सामान भी बरामद हुआ। बताया गया कि आरोपी नवी मुंबई और मुंबई में गाड़ियों की चोरी करता था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर 1 बजे टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद वो शाम करीब 4:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से और शाम करीब 6 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी।
टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार ने इम्फाल पहुंचने पर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र भी सौंपा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को आगे बढ़ने के उतने मौके नहीं देता जितनी उनकी पार्टी देती है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल महिला मंत्रियों के सम्मान में पार्टी की महिला मोर्चा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में नड्डा ने ये बात कही। सफलतापूर्वक महिलाओं को इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1700 से ज्यादा केस मिले और 29 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात ये रही कि इस महामारी से 24 घंटे में 2300 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट गए। राज्य में अभी भी 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। बचपन का प्यार गाना गाने वाले बच्चे सहदेव कुमार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने सामने सहदेव से बचपन का प्यार गाने को कहा, जिसका वीडियो कहा, मुझे पता है आप कैसे काम करते हैं, आप डिस्टर्ब मत करिए, आप चुप रहिए। ये पत्रकारों के साथ ऐसी बात की जाती है? ऐसी बात नहीं होती है राहुल जी। आपको इस प्रकार का व्यवहार किसी भी पत्रकार के साथ नहीं करना चाहिए। और रवि जी, आप बैठे हैं, आप खुद बताइए, आप कोरोना से गुजरे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब बताइए, कोरोना पे डिबेट डिस्कशन होना चाहिए कि नहीं पार्लियामेंट में? किस प्रकार से ऑक्सीजन हर जिले में लगे, इसकी चिंता होनी चाहिए कि नहीं? कोई चर्चा करने नहीं दे रहा, कागज फाड़ा जा रहा है। यह धोखा है देश के साथ और देश की जनता के साथ। बहुत यस सर। देखिए, आज विपक्ष कहीं ना कहीं, और खास करके राहुल गांधी, कहीं ना कहीं देयर इज अ बैंक्रप्सी इन द थॉट प्रोसेस। आज इस देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वो किस प्रकार थर्ड वेव को प्रिवेंट करना है, किस प्रकार वैक्सीनेशन को सुचारू रूप से पूरे राष्ट्र में चलाना है, किस प्रकार से कोरोना को लेकर ऑक्सीजनेशन की तैयारी करनी है। यही आज राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर हमारे प्रतिनिधि, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे सांसद ये सब डिस्कशन नहीं कर पाए और एक नॉन एग्जिस्टेंट विषय जिस पर कि जिन्होंने स्टोरी किया है वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, वो स्पष्टता के साथ कुछ बता नहीं पा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे फोन में हथियार है, वो अपने फोन को जांच के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। आप पूरे पार्लियामेंट को, पूरे देश को उन विषयों पे बरगला नहीं सकते हैं। सारे विषयों पे आप चर्चा पार्लियामेंट पे करिए, सारे विषयों पे, किसी विषय पे चर्चा करने से कोई रोक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। और विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार, क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है, 19 दिन ही इसमें कामकाज होने हैं और ऐसे में भी विपक्ष जो है वो